Hello friends, I am Engineer Manmohan Bina, currently working as a lecturer in Mechanical Engineering in Government Polytechnic College Sikar under Technical Education Department, राजस्थान। फ्रेंड्स मेरे जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उनमें हमने प्लेनर के बारे में बात की थी और हमने प्लेनर के डिफरेंट पार्ट के बारे में बात की थी और प्लेनर का जो वर्किंग है उसके बारे में बात की थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्लेनर के ड्राइविंग मैकेनिज्म। तो फ्रेंड करते हैं स्टार्ट। जो प्लेनर के अंदर जो हमारा जो वर्क पीस होता है वो प्रॉपरली वर्क टेबल के ऊपर क्लैम्प्ड होता है और जो टूल होता है वो क्रॉस रेल के ऊपर माउंट होता है। तो जब ये टेबल के साथ में वर्क पीस रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है तो उस दौरान जब ये वर्क पीस के कांटेक्ट में टूल के जब कांटेक्ट में आता है इस टेबल के रेसिप्रोकेटिंग मोशन के दौरान जब ये वर्क पीस टूल के कांटेक्ट में आता है तो हमारा कटिंग मशीनिंग ऑपरेशन होता है या हम यूं कहें कटिंग ऑपरेशन होता है और टूल्स जो वर्क पीस से मटेरियल चिप्स के फॉर्म में रिमूव होता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब ये हमारा वर्क टेबल फॉरवर्ड मोशन करता है और फिर वापस ओरिजिनल अपना रिटर्न मोशन के अंदर इनिशियल पोजीशन पे आता है तो फॉरवर्ड स्ट्रोक में भी मशीनिंग हो सकती है या फिर रिटर्न स्ट्रोक में मशीनिंग हो सकती है। अगर फॉरवर्ड स्ट्रोक में मशीनिंग होगी तो रिटर्न स्ट्रोक हमारा क्या रहेगा, आइडल रहेगा जिसमें कोई भी मशीनिंग नहीं होगी। अगर हमारी रिटर्न स्ट्रोक के अंदर मशीनिंग होगी तो फॉरवर्ड स्ट्रोक हमारा क्या रहेगा, आइडल रहेगा। यानी कि एट ए टाइम फॉरवर्ड और रिटर्न स्ट्रोक में से सिर्फ एक ही स्ट्रोक के अंदर क्या होगी, मशीनिंग होगी। तो जिस स्ट्रोक में आइदर फॉरवर्ड या बैकवर्ड जिस भी स्ट्रोक में जो कटिंग होती है हमारी तो हम उसे बोलते थे टिप्स वर्किंग स्ट्रोक। और जो हमारा जिस स्ट्रोक में कटिंग या मशीनिंग ऑपरेशन नहीं होती है उस स्ट्रोक में क्या होता है, टूल जो होता है हल्का सा लिफ्ट होता है मैकेनिज्म के थ्रू और वर्कपीस हमारा वापस बिना टूल को कांटेक्ट किए हुए इनिशियल पोजीशन आ जाता है। यानी कि ये हमारा अगर ऐसी पोजीशन आती है जिसमें वर्कपीस टूल को के बीच में कांटेक्ट नहीं हो रहा है और अपना जब टूल वापस इनिशियल पोजीशन पे आ रहा है या फिर फॉरवर्ड मोशन की बात करें तो जब वो इस फॉरवर्ड जा रहा है और उस टाइम पे कोई भी टूल और वर्कपीस के बीच में रिलेटिव कांटेक्ट नहीं हो रहा है, फिर वो जब वापस रिटर्न होगा उस टाइम पे अगर कांटेक्ट होता है या मशीनिंग ऑपरेशन होता है तो हमारा वर्किंग स्ट्रोक कहलाएगा। तो डिपेंड करेगा इधर आपका फॉरवर्ड स्ट्रोक वर्किंग स्ट्रोक है या रिटर्न स्ट्रोक वर्किंग स्ट्रोक है। और उसके बाद जो बचेगा वो हमारे लिए क्या रहेगा, आइडल स्ट्रोक रहेगा जिसमें कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन नहीं होगी। यानी कि रिटर्न स्ट्रोक में या आइडल स्ट्रोक जो भी होगा उसके अंदर हमारा क्या होगा कि कोई किसी भी प्रकार की मशीनिंग नहीं होगी या किसी भी प्रकार की कटिंग नहीं होगी। तो ये जो मैकेनिज्म है जिसमें फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग हो रही है और रिटर्न स्ट्रोक में से एग्जांपल कोई भी तरह की मशीनिंग नहीं होती, तो हमारी कोशिश क्या रहती है कि जो हमारा जो फॉरवर्ड स्ट्रोक जैसे ही हुआ कंप्लीट, अब रिटर्न स्ट्रोक में चूंकि कोई मशीनिंग नहीं होने वाली है तो रिटर्न स्ट्रोक जितना फास्ट हो उतना ज्यादा हमारे पास मशीनिंग के लिए टाइम सेव होगा। से एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ कि मेरा रिटर्न स्ट्रोक के अंदर मशीनिंग होती है तो जब फॉरवर्ड स्ट्रोक होगा उस टाइम पे कोई भी कटिंग ऑपरेशन नहीं होगा तो फॉरवर्ड स्ट्रोक मेरा जितना फास्ट हो उतना बढ़िया, तो वो क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, आइडल स्ट्रोक। और फिर रिटर्न स्ट्रोक के दौरान कटिंग होगी। इसका रिवर्स करें, से एग्जांपल मेरा फॉरवर्ड स्ट्रोक में मशीनिंग होती है तो जब फॉरवर्ड स्ट्रोक होगा उसमें मशीनिंग होगी और रिटर्न में चूंकि अब कोई मशीनिंग ऑपरेशन नहीं होने वाला है तो वो जितना फास्ट होगा उतना ज्यादा हमारा मशीनिंग टाइम सेव होगा और मशीनिंग टाइम अगर सेव होगा तो हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और हमें हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्री है, हमें उसमें प्रॉफिट मिलेगा। तो हमें इस चीज का ध्यान में रखना है कि प्लेनर का ड्राइविंग मैकेनिज्म हमारा इस तरह होना चाहिए कि जब रिटर्न या आइडल स्ट्रोक जब भी होगा उस आइडल स्ट्रोक जितना फास्ट में आइडल स्ट्रोक में टेबल जितना फास्टली अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आए या जितना फास्टली वो स्ट्रोक कंप्लीट करे उतना ज्यादा हमारे लिए प्रोडक्शन के हिसाब से बेनिफिट रहेगा। तो प्लेनर के केस में मेनली 4 ड्राइविंग मैकेनिज्म होते हैं जो हम लोग टेबल के क्विक रिटर्न के लिए यूज करते हैं। इनमें सबसे पहला जो होता है वो होता है बेल्ट ड्राइव। उसके बाद जो सेकंड हमारा होता है वो होता है रिवर्सिबल मोटर ड्राइव। और उसके बाद जो थर्ड होता है हमारा वो होता है क्रैंक ड्राइव एंड द फोर्थ इज हाइड्रोलिक ड्राइव। इस तरह 4 जो मैकेनिज्म होते हैं। इनमें जो जैसे बात करें अगर बेल्ट ड्राइव की तो बेल्ट ड्राइव के अंदर हमारा क्या होता है कि जो मोटर से पावर मिलती है हमारे काउंटर शाफ्ट को, काउंटर शाफ्ट से वो थ्रू पुली और बेल्ट मेन ड्राइविंग शाफ्ट को पावर मिलती है और मेन ड्राइविंग शाफ्ट से वो पावर फाइनली एक पिनियन को मिलती है और पिनियन से जो टेबल होता है, टेबल के नीचे रैक लगा हुआ रहता है। तो ये जो पिनियन पे जो हमारा जो पावर रहेगा, जैसे सपोज करो ये मेरा वर्क टेबल है और टेबल के ऊपर क्या रहेगा, रैक रहेगा। तो फाइनली जब वो मोटर से पावर इस पिनियन पे आएगी तो पिनियन क्या करेगा, जब पिनियन रोटेट करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, अपना वर्क टेबल भी मूव करेगा।
तो ये जो मैकेनिज्म होता है वो होता है बेल्ट ड्राइव होता है। इसके बाद बात करते हैं रिवर्सिबल मोटर ड्राइव की। तो रिवर्सिबल मोटर ड्राइव के अंदर क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिकल डीसी मोटर होती है, फाइनली उससे जो पावर मिलती है मेन ड्राइविंग शाफ्ट में, और ड्राइविंग शाफ्ट से पावर जाएगी पिनियन को, पिनियन से सेम रैक जो टेबल के नीचे लगा हुआ रहेगा उसमें पावर मिलेगी। ये हुई बात रिवर्सिबल इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइव। इसके बाद जो होता है क्रैंक ड्राइव, सिमिलरली शेपर की तरह जैसे ये मैकेनिज्म हमने भी पढ़ा था शेपर के में भी। तो क्रैंक ड्राइव में क्या होगा, हमारे पास क्रैंक रहेगा, एक स्लॉटेड डिस्क रहेगा, उसके अलावा उसमें रॉकर आर्म रहेगा, जिससे क्या होता है फाइनली इनका जो रोटरी जो मोशन होता है वो फाइनली रैंप पे हमें किसमें मिलता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में। ठीक है, ये कुछ इसी तरह का प्लेनर मैकेनिज्म हमारा प्लेनर में रहेगा, जो कि शेपर में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो लास्ट है वो है हाइड्रोलिक मैकेनिज्म। हाइड्रोलिक मैकेनिज्म में भी क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर होता है और रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन होता है, जो कि एक सिलेंडर के अंदर क्या करता है, फॉरवर्ड और रिटर्न मोशन करता है। तो जो फॉरवर्ड मोशन होगा वो अपना नॉर्मल स्पीड से होगा, और जब जिस टाइम रिटर्न मोशन होगा उस टाइम पे क्या होगी, टेबल अपनी क्या होनी चाहिए, फास्ट मूव करनी चाहिए। तो ये जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट काम में रहते हैं वो हम काम में रहते हैं हाइड्रोलिक मैकेनिज्म में, जिसमें कोई लिक्विड से हम क्या करते हैं, पिस्टन पे थ्रस्ट या फोर्स लगाते हैं, जिससे पिस्टन क्या करेगा, सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। तो ये जो चार जो फ्रेंड्स हमने जो मैकेनिज्म की बात की, इन सारे मैकेनिज्म को हम वन बाय वन इन डिटेल स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं बेल्ट ड्राइव की। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम जो हमारे सामने जो एक प्लेनर का फिगर है उसमें देख पा रहे हैं कि प्लेनर का जो बेल्ट ड्राइव मैकेनिज्म होगा उसमें आप देख पा रहे हैं ऊपर एक हाउसिंग है जिसके ऊपर मोटर लगी हुई है। ठीक है, और यहाँ से ये जो पावर है मोटर से ये इन पुली पे आएगी। ठीक है, और पुली से ये आपका बेल्ट मैकेनिज्म के थ्रू आपके पास में ये जो यहाँ पे जो फास्ट एंड लूज पुली है उनके पास में पावर आएगी, और यहाँ से जो पावर है फास्ट एंड लूज पुली से वो जो पावर है फाइनली कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जो फास्ट एंड लूज पुली मेन ड्राइविंग शाफ्ट पे होगी, और ड्राइविंग शाफ्ट से जो पावर जाएगी यहाँ पे पिनियन के थ्रू फाइनली टेबल के नीचे जो रैक होता है उसके ऊपर जाती है, जिसकी वजह से हमारा ये टेबल क्या करेगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, यानी कि ऐसे टू एंड फ्रॉम मोशन करेगा। तो ये जो बेल्ट ड्राइव मैकेनिज्म है इसका मैं आपको एक और डायग्राम दिखाता हूँ जिससे आपको और थोड़ा क्लियर कट आइडिया हो जाएगा। ये देखिए, इसमें हमारे पास डिफरेंट पार्ट है, जैसे मोटर है, काउंटर शाफ्ट हो गई, ये काउंटर शाफ्ट पुली हो गई, काउंटर शाफ्ट है, ये ड्राइविंग पुलीज है, यहाँ पे नीचे फास्ट एंड लूज पुली है, नीचे लीवर है और बेल्ट को शिफ्ट करने के लिए ये हमारा बेस हो गया। इसके अलावा जो टेबल है, टेबल के नीचे हमारा बेल्ट है, और यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था कि जो पिनियन होगा, तो यहाँ से जो पावर जाती है वो पिनियन के पास जाती है, और पिनियन से फाइनली ये टेबल जो है, टेबल के नीचे क्या होगा, एक रैक होगा। तो टेबल के नीचे क्या है, एक रैक लगा हुआ है, और यहाँ से जो पिनियन है, ये पिनियन क्या करेगा, पिनियन इस रैक को रोटेट करेगा, जिसकी वजह से ये टेबल क्या करेगी, ऐसे मूव करेगी, यानी कि जो पिनियन का जो रोटेशन होगा, पिनियन का जो रोटेशन होगा उसकी वजह से रैक क्या करेगी, हमारी फाइनली मूव करेगी। तो ये पिनियन यहाँ पे रोटेट करेगा और रैक हमारी टू एंड फ्रॉम ऐसे टेबल हमारी टू एंड फ्रॉम मोशन करेगी। तो यहाँ पे बात करते हैं इसकी प्लेनर के बेल्ट ड्राइव मैकेनिज्म। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो मोटर है, ये जो प्लेनर की जो ऊपर की हाउसिंग है वहाँ पे एक मोटर रखी हुई है। ठीक है, और ये जो मोटर है ड्राइव करती है किसको, एक काउंटर शाफ्ट को थ्रू वी बेल्ट के द्वारा। और ये जो काउंटर शाफ्ट के अगर एंड पे देखें तो हमें दो जो ड्राइविंग पुली ये दिखाई दे रही है, ये दो, और ये वाली जो ड्राइविंग पुली है ये क्रॉस बेल्ट के थ्रू यहाँ पे फास्ट एंड लूज पुली से जुड़ी हुई है, और ये वाली जो ड्राइविंग पुली है ये थ्रू ओपन बेल्ट के थ्रू यहाँ पे फास्ट एंड लूज पुली से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आगे जाके जो ये वाली जो शाफ्ट है ये हमारी क्या है, मेन ड्राइविंग शाफ्ट है, यानी कि ये तो काउंटर शाफ्ट थी और ये वाली हमारी क्या है, मेन ड्राइविंग शाफ्ट है। ये ड्राइविंग शाफ्ट से जो आगे जो हमारी जो पावर जाती है इन रिडक्शन गियर के थ्रू कहाँ पे जाती है, पिनियन के पास में। ठीक है, और जो पिनियन होता है, पिनियन बेसिकली क्या करता है कि ये जो टेबल है, टेबल के नीचे जो रैक होता है, तो रैक, टेबल के नीचे जो रैक होता है उसको ये पिनियन क्या करता है, ड्राइव करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, टेबल का मूवमेंट होता है। तो मैं पता है पिनियन और रैक अरेंजमेंट में क्या होता है हमारा जो ये रोटरी मोशन रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट होता है, या इधर रेसिप्रोकेटिंग मोशन रोटरी मोशन में कन्वर्ट होगा। तो हमारे यहाँ पे केस में हमारे पास पिनियन पे कौन सा मोशन मिल रहा है, रोटरी मोशन मिल रहा है, जो रैक के थ्रू फाइनली किस में कन्वर्ट होगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में, जिसकी वजह से टेबल क्या करेगी, रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट करेगी। तो यहाँ पे इस फिगर को हम अगर गौर से एनालिसिस करें तो ये जो हमारी जो शाफ्ट है, ड्राइविंग शाफ्ट, इस ड्राइविंग शाफ्ट के जो एंड पे जो
जो दो पेयर ऑफ पुलीज हैं, ये जो दो पेयर ऑफ पुलीज हैं ये हमारे पास ये पेयर ऑफ पुलीज है, तो एक पुली का पेयर हमारे पास ये और एक पुली का पेयर हमारे पास ये। तो ये जो दोनों अगर हम बात करें इस वाले की, तो इसमें ये जो दो पुली हैं इनमें से एक फास्ट पुली होगी, एक लूज पुली होगी। सिमिलरली ये जो हमारे पास दूसरा वाला जो पेयर है इसके अंदर भी एक फास्ट पुली होगी और एक लूज पुली होगी। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ से ये इस पुली से यहाँ पे जो पावर ट्रांसमिट हो रही है वो क्रॉस बेल्ट के थ्रू हो रही है, इस पुली से यहाँ पे जो पावर ट्रांसमिट हो रही है वो ओपन बेल्ट के थ्रू हो रही है। अब जो यहाँ पे जो इसमें सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले जो हमारे लिए है कि ये जो सेट ऑफ जो पुलीस हैं यहाँ पे, इन सेट ऑफ पुलीस में एक तो फॉरवर्ड मोशन के लिए काम में लेते हैं हम लोग, और एक पुली का हमारा अरेंजमेंट इस तरह रहता है कि वो पुली बैकवर्ड मोशन में या रिटर्न मोशन के अंदर काम आए। तो अगर हम अपने डायग्राम के हिसाब से बात करें तो हमारे यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर जो क्रॉस बेल्ट होती है वो फॉरवर्ड मोशन के लिए काम में लेते हैं हम लोग, यानी कि टेबल का जब फॉरवर्ड मोशन होगा उस दौरान हम लोग क्रॉस बेल्ट काम में लेंगे। और ये जो ओपन बेल्ट होगा वो हम लोग किस दौरान काम में लेंगे, टेबल के रिटर्न मोशन के दौरान काम में लेंगे। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि हमारे जो डायग्राम में हम बात करेंगे कि किस मैकेनिज्म के हिसाब से कि हमारा जो ये क्रॉस बेल्ट होगा उस टाइम हमारा फॉरवर्ड मोशन मिलेगा यहाँ पे टेबल को, और जिस टाइम हमारा ओपन बेल्ट के थ्रू पावर मिलेगी यहाँ पे इस वाले ड्राइविंग शाफ्ट को, उस टाइम पे हमारा रिटर्न मोशन होगा। तो यहाँ पे जो आप अगर इस फिगर को थोड़ा सा और एनालिसिस करें, ध्यान से देखें, तो हम देखेंगे कि जो काउंटर शाफ्ट पे ये जो क्रॉस बेल्ट है, इस क्रॉस बेल्ट में काउंटर शाफ्ट पे जो पुलीज हैं वो है कंपैरेटिवली स्मॉल, किन से, ये वाली जो मेन ड्राइविंग शाफ्ट पे जो पुली है जिनके थ्रू यहाँ से पावर ट्रांसमिट हो रही है। यानी कि यहाँ पे ये जो काउंटर शाफ्ट पे जो पुली है इनकी साइज़ कम है कंपैरेटिवली, ये जो मेन ड्राइविंग शाफ्ट पे जो पुली लगी हुई है इस क्रॉस बेल्ट के थ्रू यहाँ पे उनके तुलना में। इसी तरह रिवर्स अगर हम बात करें कि यहाँ पे ये जो काउंटर शाफ्ट पे ये वाली जो पुलिस लगी हुई है इनकी साइज़ बड़ी है कंपैरेटिवली, ये जो मेन ड्राइविंग शाफ्ट पे फास्ट एंड लूज पुली लगी हुई है उनके तुलना में। तो यहाँ पे इससे क्या बेनिफिट होगा फ्रेंड्स, इससे ये बेनिफिट होगा हमें कि जो अगर सेम स्पीड और सेम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए जब ये काउंटर शाफ्ट के रेस्पेक्ट में बात करें तो सेम स्पीड और सेम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए काउंटर शाफ्ट की तुलना में जो हमारी जो मेन ड्राइविंग शाफ्ट है वो क्या होगी, ज़्यादा फास्टली रन करेगी जब वो ओपन बेल्ट से कनेक्टेड होगी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को कि ये जो पुलिस की जो साइज़ में जो डिफरेंट है काउंटर शाफ्ट पे यहाँ पे मेन ड्राइविंग शाफ्ट पे, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो सेम नंबर ऑफ स्पीड, सेम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन और स्पीड के लिए ये जो काउंटर शाफ्ट की तुलना में हमारी जो मेन ड्राइविंग शाफ्ट है वो ज़्यादा क्या करेगी, फास्ट रन करेगी जब वो ओपन बेल्ट से कनेक्टेड हो एज कंपेरेटिवली क्रॉस बेल्ट। ऐसा किस लिए होता है फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा जो क्रॉस बेल्ट है, मैंने ऑलरेडी बोला था कि क्रॉस बेल्ट जो है हम इस मैकेनिज्म के अंदर जो क्रॉस बेल्ट है वो हम फॉरवर्ड मोशन के दौरान काम में लेंगे, और जो ओपन बेल्ट है वो हम लोग किस दौरान काम में लेंगे, रिटर्न मोशन के दौरान काम में लेंगे। तो होता क्या है कि जब फॉरवर्ड स्ट्रोक पे जब ये क्रॉस बेल्ट होगा, ये क्रॉस बेल्ट फॉरवर्ड स्ट्रोक में जब इस फास्ट पुलिस के ऊपर होगा, यानी कि ये फॉरवर्ड स्ट्रोक के दौरान ये क्रॉस बेल्ट हमारा मेन ड्राइविंग शाफ्ट से पावर जो मिलेगी वो इस बेल्ट के थ्रू किस पे मिलेगी, फास्ट पुली के ऊपर मिलेगी। उस टाइम पे हमारा कौन सा स्ट्रोक होगा फॉरवर्ड स्ट्रोक होगा। और उस टाइम पे रिटर्न स्ट्रोक पे क्या होगा, उस टाइम पे ये जो हमारी ये वाली जो पुली है इसमें क्या होगा, ओपन बेल्ट हमारी होगी लूज पुली पे। यानी हो क्या रहा है, अगर हम फॉरवर्ड स्ट्रोक की बात करें तो फॉरवर्ड स्ट्रोक में यहाँ से इस क्रॉस बेल्ट के थ्रू पावर मिल रही है इस फास्ट पुली पे ऊपर, और सेम टाइम पे यहाँ से इस काउंटर शाफ्ट से ये जो मेन ड्राइविंग शाफ्ट पे जो पावर मिलेगी ओपन बेल्ट के थ्रू वो मिलेगी लूज पुली के ऊपर। इसी तरह अगर हम लोग रिटर्न स्ट्रोक की बात करें तो रिटर्न स्ट्रोक में क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा, यानी कि क्रॉस बेल्ट के थ्रू पावर मिलेगी लूज पुली के ऊपर और जो ओपन बेल्ट के थ्रू पावर मिलेगी फास्ट पुली के ऊपर। तो ये जो फॉरवर्ड स्ट्रोक में हमने बात की, फॉरवर्ड स्ट्रोक के दौरान क्रॉस बेल्ट के ऊपर जो काउंटर शाफ्ट से जो पावर आएगी यहाँ पे फास्ट पुली के ऊपर आएगी, उससे क्या होता है कि हमारा जो रिटर्न स्ट्रोक होगा
कंपैरेटिवली क्या होगा आपका जो फॉरवर्ड स्ट्रोक से ज़्यादा आपका क्या होगा, फास्टर होगा। तो क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, पुलिस के साइज़ में भी डिफरेंट है, और फिर हम लोग फास्ट पुली और लूज पुली यूज़ कर रहे हैं, और फिर हम लोग साइमल्टेनियसली हम लोग क्या कर रहे हैं, ओपन बेल्ट और क्रॉस बेल्ट के प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे एंड में जो बेल्ट शिफ्टिंग का जो काम है वो किसके थ्रू होता है, यहाँ पे एक लीवर होता है, इस लीवर के थ्रू क्या होता है, ये बेल्ट हमारी इन फास्ट एंड लूज पुली पे क्या होती रहती है, शिफ्ट होती रहती है, ठीक है। और इस लीवर को ऑपरेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक टॉ डॉग होता है, जो कि ये जो हमारी जो वर्क टेबल होती है, तो टेबल के एक एंड पे एक टॉ डॉग होगा और टेबल के दूसरे एंड पे भी क्या होगा, एक टॉ डॉग होगा। तो यानी कि ये जब टेबल आपका फॉरवर्ड मोशन करती है तो ये इस ये जो क्रॉस यहाँ पे जो टॉ डॉग लगा हुआ है वो क्या करेगा, इस लीवर को स्ट्राइक करेगा, ठीक है। उस लीवर को स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे बेल्ट की शिफ्टिंग होगी। फिर जब वो वापस फाइनल अपनी पोजीशन से पहुँचने के बाद में वापस जब वो रिटर्न होगा और अपनी इनिशियल पोजीशन पे आएगा, उस टाइम वापस क्या होगा, ये जो इस साइड वाला जो टो डॉग है वो क्या करेगा, वापस लीवर पे स्ट्राइक करेगा। यानी कि साइमल्टेनियसली पहले इस साइड वाला टो डॉग लीवर पे स्ट्राइक करेगा और उसके बाद में इस साइड वाला जो दूसरे एंड पे जो टो डॉग है वो क्या करेगा, इस लीवर पे स्ट्राइक करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बेल्ट की ऑटोमेटिक शिफ्टिंग होगी और हमें पावर मिलेगी इन फास्ट एंड लूज पुली के ऊपर। तो ये जो फ्रेंड्स ये तो हमारे हमने बात की इसका जो मैकेनिज्म की। अब हम जो फाइनल इसकी इन शॉर्ट हम आपको समझ में आया होगा सारा, लेकिन अब हम इसको क्विकली हम एक रिव्यू करते हैं कि फाइनली एक्चुअल में कैसे वर्किंग हो रही है। तो यहाँ से ध्यान दें अगर हम, तो मोटर से पावर मिलेगी यहाँ पे वी बेल्ट के थ्रू इस काउंटर शाफ्ट के ऊपर, और इस काउंटर शाफ्ट से पावर हमारे पास आएगी इन मेन ड्राइविंग पुलीज पे, ठीक है। ये दोनों जो ड्राइविंग पुली है, सिमिलरली जो इस काउंटर शाफ्ट पे जो दो ड्राइविंग पुली है, इसी तरह जो ये जो मेन ड्राइविंग शाफ्ट है यहाँ पे भी क्या होगी, दो पुलिस होगी हमारे पास में। तो ये जो ड्राइविंग पुली है वो इन वाली पुलिस को रन करती है किसके थ्रू, ओपन बेल्ट के थ्रू। और यहाँ पे ये जो ये वाली जो पुली है इसके थ्रू जो यहाँ पे मेन ड्राइविंग शाफ्ट पे पावर मिलेगी क्रॉस बेल्ट के थ्रू इन फास्ट एंड लूज पुली पे। इनिशियली तो हम फॉरवर्ड स्ट्रोक की अगर बात करें तो फॉरवर्ड स्ट्रोक में क्या होगा, जब मोटर से पावर आएगी आपके काउंटर शाफ्ट के ऊपर, काउंटर शाफ्ट के ऊपर पावर आएगी, उस टाइम पे क्या होगा हमारा फॉरवर्ड स्ट्रोक के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, क्रॉस बेल्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे जो पावर मिलेगी वो पहले किस पे आएगी, फास्ट पुली के ऊपर। तो जिस टाइम पे क्रॉस बेल्ट से पावर इस वाली काउंटर शाफ्ट से मेन ड्राइविंग शाफ्ट पे फास्ट पुली के ऊपर पावर मिलेगी, उस टाइम पे सेम टाइम पे यहाँ पे इस वाली काउंटर शाफ्ट से ओपन बेल्ट के थ्रू इस लूज पुली के ऊपर पावर मिलेगी। इसकी वजह से हमारा क्या होगा, थ्रू रिडक्शन गियर यहाँ पे पावर आपकी पिनियन के ऊपर आएगी, और पिनियन के ऊपर जब पावर आएगी तो पिनियन रोटेट करेगा, तो पिनियन साइमल्टेनियसली जो टेबल के नीचे जो रैक लगा हुआ है उसको क्या करेगा, मूवमेंट देगा, जिसकी वजह से हमारा टेबल का क्या होगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा। और सिमिलरली रिटर्न स्ट्रोक में भी सेम यही इसी तरह काम करेगी। लेकिन हमारा जो मैकेनिज्म है उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, तो होगा क्या कि जब जिस टाइम हमारा फॉरवर्ड स्ट्रोक होगा, फॉरवर्ड स्ट्रोक में मशीनिंग स्टार्ट होगी तो टेबल हमारी जो स्पीड है उससे, नॉर्मल जो स्पीड है उससे रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। लेकिन जब रिटर्न स्ट्रोक है जो कि हमारा इस केस में आइडल स्ट्रोक है, उसमें कोई भी कटिंग या मशीनिंग ऑपरेशन नहीं होता है, तो रिटर्न स्ट्रोक हमारा क्या होगा, इस मैकेनिज्म की वजह से बहुत ही फास्ट रन करेगा। यानी कि फॉरवर्ड स्ट्रोक में जितना टाइम लगेगा उसकी तुलना में रिटर्न स्ट्रोक में टाइम क्या लगेगा, बहुत ही कम लगेगा। तो हमें क्या मिली ओवरऑल, इससे क्या होगा, हमारा मशीनिंग टाइम सेव हो गया, और हमें जो अगर हमारा मशीनिंग टाइम सेव हो गया ओवरऑल, तो हम लोग हमारा जो प्रोडक्शन है वो क्या होगा, इससे ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। और अगर हमारा प्रोडक्शन अगर इंक्रीज़ होता है सेम टाइम में, तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमम मिलेगा। तो ये तो बात हुई हमारे जो ओपन बेल्ट ड्राइव की, बेल्ट ड्राइव मैकेनिज्म के थ्रू। अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारा जो सेकंड जो ड्राइविंग मैकेनिज्म है वो है डायरेक्ट रिवर्सिबल मोटर ड्राइव की। तो बात करते हैं डायरेक्ट रिवर्सिबल मोटर ड्राइव की। डायरेक्ट रिवर्सिबल मोटर ड्राइव में भी क्या होता है हमारे पास, मैं दिखाता हूँ आपको फिगर। ये जो मैकेनिज्म है हमारे पास कुछ इस तरह का सा मैकेनिज्म होता है, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि ये जो एक हमारे पास एक्साइटर होगा, एक्साइटर के आगे क्या लगी हुई कि एसी इंडक्शन मोटर लगी हुई होगी, ये 2 नंबर पे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 नंबर हमारा एक्साइटर है, 2 नंबर हमारे पास एसी इंडक्शन मोटर है, तीसरा हमारे पास है जनरेटर डीसी जनरेटर है, और डीसी जनरेटर से ये जो 4 नंबर पे हमारे पास है रिवर्सिबल मोटर ड्राइव है। और ये रिवर्सिबल मोटर ड्राइव से फाइनली हमें कहाँ मिलती है पावर, वर्क टेबल के ऊपर पावर मिलती है, जिसकी वजह से टेबल क्या करता है, रेसिप्रोकेटिंग मूव करता है। इसके अलावा ये जो पाँचवा हमारे पास मोटर फील्ड रेजिस्टेंस है, छठा हमारे पास में मोटर फील्ड है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम इस बात करें यहाँ पे
इस जगह पे टेबल के ऊपर, तो यहाँ पे आपका ये 7 नंबर पे रिवर्सिंग स्विच है, जिसकी वजह से आपका जब टेबल आपकी रिवर्स मूव करती है तो इस स्विच के द्वारा ही उसका रिवर्स मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। और जो 8 है ये जनरेटर फील्ड है, और यहाँ पे जो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे भी आपका क्या होगा, जनरेटर फील्ड रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये वाला 5 नंबर पे हमने देखा था मोटर फील्ड रेजिस्टेंस, सिमिलरली ये वाला क्या होगा हमारा जनरेटर फील्ड रेजिस्टेंस, और ये वाला हमारा मोटर फील्ड है, और ये 6 नंबर पे, और यहाँ पे 8 नंबर पे हमारे क्या जनरेटर फील्ड है। तो बात करते हैं कि जो हमारा जो डायरेक्ट रिवर्सिबल मोटर ड्राइव है उसके अंदर क्या होता है, हम जो एक डीसी रिवर्सिबल मोटर होती है, फाइनली ये जो हम बात करें डीसी रिवर्सिबल मोटर, इस मोटर के थ्रू हम क्या करते हैं कि ये जो मोटर से पावर हमारी मिलती है मेन ड्राइविंग शाफ्ट को, जो हमने वहाँ पे बात की थी, ये जो हमारा पिछला केस था जो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे इस पुली और मैकेनिज्म के थ्रू फाइनली यहाँ पे पावर मिलती है। इस केस में क्या होगा, हमारा जो मेन ड्राइविंग शाफ्ट होगा, इसी मेन ड्राइविंग शाफ्ट पे हमारी क्या लगी होगी, सीधी सीधी एक रिवर्सिबल डायरेक्ट रिवर्सिबल मोटर ड्राइव लगी होगी। और ये जो मोटर जो डीसी मोटर होगी, वो डीसी मोटर की क्या करेगी, इस पिनियन को क्या करेगी, रन करेगी। तो डीसी मोटर यहाँ पे लगी होगी। ये सारा अरेंजमेंट हटा के और आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस जगह पे एक मोटर ड्राइव है, और उस मोटर से सीधा डीसी मोटर से पावर हमें किस में मिल रही है, पिनियन के ऊपर पावर मिल रही है। ठीक है, पिनियन पे ऊपर पावर मिल रही है, तो पिनियन आगे जाके टेबल के नीचे जो रैक जुड़ा हुआ उस पर पावर दे रहा है, जिसकी वजह से टेबल का रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। इस केस में जिस केस में अगर जब हमें टेबल का रिटर्न मोशन चाहिएगा, उस केस में क्या होगा, हम इस मोटर की क्या करेंगे, पोलैरिटी रिवर्स कर देंगे। जब मोटर की पोलैरिटी रिवर्स होगी तो हमारे टेबल का क्या होगा, रिवर्स मूवमेंट पॉसिबल होगा। और ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है, एक्चुएटिंग स्विच होता है, जो कि क्या होता है, टोडो जो हमारा होता है वो उस एक्चुएटिंग स्विच को क्या करता है, ऑपरेट करता है फॉरवर्ड मोशन के द्वारा। और फिर जब इसी तरह सेम जब टेबल का रिटर्न मोशन होगा, उस दौरान भी क्या करेगा, वो एक्चुएटिंग स्विच जो होगा उसकी वजह से क्या होगा, टेबल का हमारा डीसी मोटर की पोलैरिटी रिवर्स होगी। जैसे ही पोलैरिटी रिवर्स होगी तो हमारा टेबल का क्या होगा, रिवर्स मोशन पॉसिबल होगा। तो ये अब हम इसकी थोड़ा इन डिटेल थोड़ी सी बात कर लें। अगर ये जो मैकेनिज्म इनमें सब जो डायरेक्ट रिवर्सिबल मोटर ड्राइव के डिफरेंट मैकेनिज्म, इनमें जो सबसे पॉपुलर है वो है वार्ड लियोनार्ड ड्राइव, जो काफ़ी फेमस मैकेनिज्म है। इसका फेमस होने का रीज़न ये है कि इसमें आप टेबल का जो इनफाइनाइट मोशन मोटर से आप प्राप्त करें, लेकिन फिर भी हमारी जो रिलायबिलिटी और जो इसकी एक्यूरेसी है वो बहुत ही क्या रहती है, अच्छी रहती है। तो इसलिए ये जो मैकेनिज्म है बहुत ज़्यादा फेमस रहा है। फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म है और इसकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। टेबल को हम लोग इनफाइनाइट टाइम से भी अगर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करवाएं तो भी इसकी रिलायबिलिटी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मेन ड्राइविंग शाफ्ट में, जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे पास एक ये डीसी इंडक्शन मोटर होगी। डीसी इंडक्शन मोटर के बाद यहाँ पे एसी इंडक्शन मोटर होगी। एसी इंडक्शन मोटर जो 2 नंबर पे दिखाई दे रही है, उसके बाद आगे जो हमारे पास में ये डीसी जनरेटर है, और डीसी जनरेटर के बाद में यहाँ पे रिवर्सिबल फाइनली डीसी मोटर ड्राइव होगी। तो यहाँ पे जो एसी मोटर से जो पावर होती है वो जनरेटर को मिलती है, और जनरेटर से जो पावर, डीसी जनरेटर से जो पावर है फाइनली किस पे ट्रांसमिट होगी, हमारे यहाँ पे इस डीसी मोटर के ऊपर, जो हमारी रिवर्सिबल मोटर के ऊपर है। तो और जो मोटर की जो हमारे जो स्पीड में वेरिएशन होता है, वो उसको 2 चीज़ें इफेक्ट करेगी हमारे। यहाँ पे ध्यान देना कि जो पहला जो डीसी मोटर का जो एक्साइटेशन है, अगर हम उसको चेंज करें उससे भी क्या होगा, हमारी मोटर की स्पीड को हम लोग क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली जो दूसरा हमारे पास तरीका है वो हम कर सकते हैं, आर्मेचर का जो वोल्टेज सप्लाई कर रहा है उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, अगर चेंज कर पाएँ तो आर्मेचर की वोल्टेज सप्लाई के अंदर अगर चेंज होता है तो उसकी वजह से भी हमारे क्या होता है, मोटर की स्पीड क्या करती है, वेरी करती है। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डिफरेंट हमें स्पीड चाहिए होगी, तो हम लोग इन दोनों मेथड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे जो टेबल का जो रिवर्सिबल मैकेनिज्म जो होता है, मैंने बात की कि यहाँ से जो डीसी मोटर से जो पावर मिलती है जिस पे वर्क टेबल के ऊपर, तो वर्क टेबल के ऊपर जो पावर मिलेगी किसके थ्रू, पिनियन के थ्रू। फाइनली जो टेबल के नीचे रैक होगा उस पर जो पावर मिलेगी, तो जब टेबल का जो रिवर्स मोशन होता है, मैंने बताया था कि ऑलरेडी जो ट्रिप डॉग होगा वो रिटर्न मोशन के अंदर क्या करता है, वो एक्चुएटिंग स्विच को एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से टेबल की पोलैरिटी रिवर्स होकर हमारे पास क्या होता है, जनरेटर की पोलैरिटी रिवर्स होगी, जनरेटर की पोलैरिटी रिवर्स होगी डीसी जनरेटर की, तो उसकी वजह से मोटर की पोलैरिटी भी रिवर्स होगी, और मोटर की पोलैरिटी रिवर्स होगी तो उसकी वजह से हमारे टेबल का रिटर्न मोशन पॉसिबल होता है। तो ये तो बात हुई यहाँ तक कि हमारे पास फाइनल यहाँ पे ड्राइव पे जो पिनियन पे पावर मिल रही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें इस में, तो यहाँ से जो मोटर से जो पावर मिलती है, यहाँ पे जो बात कर रहे थे हम जो रिडक्शन गियर की, तो यहाँ पे रिडक्शन गियर में भी हमारे पास 2 तरह के मैकेनिज्म, 2 मेथड होते हैं। इसमें पहला जो मेथड होता है उसमें क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे जो ये जो रिडक्शन गियर होते हैं,
इसमें हैरिंगबोन रिडक्शन गियर यूज़ करते हैं। और हमारे पास जो रैक होगा, रैक भी कौन सा होगा, हैरिंगबोन रैक होगा। तो हैरिंगबोन टाइप के जो गियर होते हैं उनमें क्या होगा, हैरिंगबोन रैक होगा हमारे पास में। और जो रिडक्शन मोटर होगी वो भी हमारे पास, ये रिडक्शन गियर्स होंगे, सॉरी रिडक्शन गियर भी हमारे पास कौन से हैं, हैरिंगबोन रिडक्शन गियर्स होंगे। तो यहाँ पे जो मोटर से पावर पिनियन पे के पास जाएगी वो किसके थ्रू जाएगी हमारे पास में, इन हैरिंगबोन रिडक्शन गियर के थ्रू। और यहाँ से पिनियन से फाइनली जो टेबल के नीचे जो हैरिंगबोन रैक लगा होगा उसके ऊपर पावर जाएगी। ये तो हमारे पास हुआ एक मेथड। इसके बाद अगर हम दूसरा यहाँ पे एक और मेथड की बात करें यहाँ पे मोटर से पावर जाने के लिए, तो उसके अंदर हम यहाँ पे एक जो यूज़ करते हैं इस वाले जो केस में हमारी जो मोटर होती है, आप देख पा रहे हैं जो पहला जो मैंने केस डिस्कस किया था कि मोटर जो है हमारी क्या है कि टेबल से नॉर्मल डायरेक्शन में यहाँ पे हॉरिजॉन्टली प्लेस है, यानी कि ये जो वर्क टेबल है इससे हमारी मोटर इस तरह प्लेस्ड होगी, यानी कि नॉर्मल डायरेक्शन में प्लेस्ड होगी। जो अब मैं जिस सेकंड मेथड की बात कर रहा हूँ उसमें क्या होगा, जो मोटर क्या करेगी, जो हमारी बेड की तुलना में थोड़ा इंक्लाइंड पोजीशन पे होगी, यानी कि जो मोटर है पहले केस में तो हमारी कैसे थी, एकदम टेबल के नॉर्मल थी। इस केस इस और टेबल से बाहर आउटसाइड वो मोटर हमारी माउंट थी। ये जो दूसरा जो मेथड है इसके अंदर हमारा क्या होगा कि जो मोटर होती है वो मोटर क्या करेगी, इंक्लाइंड होगी बेड की तुलना में, यानी कि जो ऐसी इंक्लाइंड पोजीशन पे होगी। इस ये जो बेड की जो पोजीशन है उससे थोड़ी क्या रहेगी, हमारी मोटर इंक्लाइंड रहेगी। और उस मोटर से जो पावर आगे जाके एक स्पाइरल बेवल गियर पे ट्रांसमिट होगी। और स्पाइरल बेवल गियर से आगे जाके एक रिडक्शन गियर लगे होंगे जो कि सेट ऑफ हेलिकल गियर्स होगा। तो ये जो बेवल गियर से पावर आएगी यहाँ पे, ये रिडक्शन गियर जो कि क्या है यहाँ पे हमारे पास में हेलिकल गियर्स रहेंगे, उनके थ्रू आगे पावर एक बुल गियर के पास पावर जाएगी, बुल गियर से फाइनली पावर हमारे पास में टेबल के पास में ट्रांसमिट होगी, जिसकी वजह से टेबल का रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा। तो ये जो मैकेनिज्म है इसके, अब ये तो ओवरऑल हमारा जो मैकेनिज्म है। अब मैं आपको फास्टली थोड़ा सा इसकी जो वर्किंग की बात कर लेते हैं हम, कि हमारा जो ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारे जो ये जो ये जो हमारा जो डीसी एसी इंडक्शन जो मोटर है 2 नंबर पे, तो इनिशियली हमारे पास जो एसी मेन पावर सप्लाई से हमारे पास जो पावर आएगी वहाँ पे कहाँ किस पे आएगी, एसी इंडक्शन, इस एसी इंडक्शन मोटर पे। ये एसी इंडक्शन मोटर फर्दर क्या करेगी, ये जो जनरेटर है इस जनरेटर को क्या करेगा, पावर देगा। और जब जनरेटर को जो पावर देगी तो जनरेटर से पावर आगे जाके जनरेटर किसको, ये जो डीसी मोटर है उसको पावर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो पावर मिल रही थी वो फाइनली हमें कहाँ मिल रही है, यहाँ पे डीसी मोटर पे पावर मिल रही है, जिसकी वजह से डीसी मोटर फाइनली डीसी मोटर से पावर आगे थ्रू रिडक्शन गियर फाइनली किसके पास जाएगी, पिनियन के पास जाएगी। और जब पिनियन के ऊपर जो पावर मिलेगी मेन ड्राइविंग शाफ्ट के ऊपर, उस पिनियन से पावर हमारे पास किसके पास जाएगी, टेबल के पास जाएगी, जिससे टेबल हमारा क्या करेगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। इसके बाद जब रिटर्न की बात करें हम लोग, रिटर्न स्ट्रोक में क्या होगा, हम लोग यहाँ पे जब यहाँ पे ये जो टेबल होती है, टेबल पे ऊपर यहाँ पे क्या होता है, मैंने बात की थी कि दोनों साइड में इधर एक ट्रिप डॉग होगा और उस एंड पे भी क्या होगा, एक ट्रिप डॉग होगा। तो ये जब ट्रिप डॉग है, ये जो यहाँ पे जो ट्रिप डॉग लगा होगा, जब टेबल रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा तो आगे जाके एक लीवर होता है, उस लीवर को क्या करता है, एट द एंड ऑफ द स्ट्रोक क्या करता है, वो उस लीवर को स्ट्राइक करेगा। जब वो उस लीवर को स्ट्राइक करेगा तो उससे क्या होगा, हमारा जो रिवर्स जो स्विच था वो स्विच क्या होगा, ऑन हो जाएगा। उस स्विच ऑन की वजह से यहाँ पे हमारी जनरेटर की फील्ड की क्या होगी, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। जैसे जनरेटर की फील्ड की पोलैरिटी चेंज होगी तो सेम हमारे किसकी, जो हमारी मेन इंडक्शन मोटर है इसकी भी पोलैरिटी चेंज होगी। और जब इसकी डीसी इंडक्शन मोटर की पोलैरिटी चेंज होगी, उसकी वजह से हमारे टेबल का क्या होगा, रिवर्स मोशन पॉसिबल होगा। तो फ्रेंड्स ये तो हमारी बात हुई कि जो डायरेक्ट रिवर्सिबल मोटर ड्राइव के केस में किस तरीके से हमारा जो मोटर है वो रन करता है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कि जो रिटर्न मोशन का जो और की तुलना में जो फॉरवर्ड मोशन या रिटर्न मोशन में से जो हमारा जो आइडल फॉरवर्ड स्ट्रोक या रिटर्न स्ट्रोक में से जो हमारा जो आइडल स्ट्रोक होगा उसकी स्पीड क्या रहेगी, कंपैरेटिवली फास्ट रहेगी। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये वाला जो आपका डीसी मोटर का रेजिस्टेंस है यहाँ पे जो मैंने बात की थी मोटर फील्ड का रेजिस्टेंस 5 नंबर पे, और यहाँ पे जो यहाँ पे ये वाला जो रेजिस्टेंस है जनरेटर का, तो इन दोनों रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है कि जो रिवर्सिबल
का जो मोटर होती है वो क्या करती है, उसका हम जो मोटर का जो रिटर्न स्ट्रोक के दौरान क्या होगा, जब इन रजिस्टेंस के थ्रू हम क्या करते हैं, रिटर्न स्ट्रोक को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, और उस टाइम पर हम स्पीड को क्या कर सकते हैं, हम लोग मोटर की स्पीड को वेरी कर सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट कटिंग स्ट्रोक की वजह से हमारा क्या होता है, जो फॉरवर्ड स्ट्रोक की तुलना में जो हमारा जो रिटर्न स्ट्रोक है वो कंपैरेटिवली क्या रहेगा, बहुत ही फास्ट रहेगा। और हमारा रिटर्न स्ट्रोक अगर फास्ट रहेगा तो जैसे कि मैंने पिछले भी बताया था कि हमारा मशीनिंग टाइम क्या होगा, सेव होगा, और हमारा मशीनिंग टाइम सेव होगा तो इसका मतलब कि हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन क्या करेगा, सेम टाइम में इंक्रीज़ करेगा, और हमारा प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसके बाद जो थर्ड ड्राइविंग मैकेनिज्म है फ्रेंड्स, वो है हमारा हाइड्रोलिक ड्राइव। हाइड्रोलिक ड्राइव की हम बात करें तो हाइड्रोलिक ड्राइव जो सिमिलरली हमने शेपर में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि शेपर में जब हमने उस हाइड्रोलिक ड्राइव की बात की थी, तो उस दौरान जो हम बात कर रहे थे मेनली जो हमारा जो सिलेंडर होगा उसमें पिस्टन क्या करेगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। तो वहाँ पे हमारे पास सिंगल जो सिलेंडर ही हम लोग यूज़ करते थे, लेकिन अगर हमारे पास अगर ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट है, इसके मतलब हमारे पास अगर ज़्यादा कटिंग लोड ज़्यादा है हमारे पास, या वर्क पीस की साइज़ लार्ज है, तो सिमिलरली उस प्लेनर के केस में हमें क्या होगा, कंपैरेटिवली क्या जो कटिंग स्ट्रोक हमारा क्या होना चाहिए, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा उसकी लेंथ होनी चाहिए। कटिंग स्ट्रोक की लेंथ ज़्यादा करने के लिए हम लोग इस केस में क्या करते हैं, हम लोग 2 सिलेंडर यूज़ करते हैं। यानी कि पहले जो हम लोग नॉर्मल केस में सिंगल सिलेंडर यूज़ कर रहे थे शेपर के केस में, क्योंकि शेपर के केस में तो वर्कपीस की साइज़ स्मॉल ही होती है जनरली, तो हमें ज़्यादा कटिंग फोर्सेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और जो कटिंग स्ट्रोक की लेंथ भी हमारे पास कंपैरेटिवली प्लेनर की तुलना में बहुत ही कम रहती है। तो वहाँ पे तो हमारा सिंगल सिलेंडर से काम चल रहा था, जिसमें एक जो पिस्टन था वो रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर में क्या कर रहा था, जो हमारे पास सिलेंडर था उसमें पिस्टन क्या करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा था। इस केस में हमारे पास क्या होगा, प्लेनर के केस में हम लोग 2 सिलेंडर यूज़ करेंगे। दोनों सिलेंडर में क्या होगा, हमारा एक सिलेंडर में एक पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, दूसरे सिलेंडर में क्या होगा, दूसरा पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। तो ये डबल सिलेंडर जो पिस्टन की वजह से हमें क्या होता है, कटिंग स्ट्रोक पे क्या मिलेगा, ज़्यादा जो हमारा जो स्ट्रोक लेंथ है वो हमें क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादा हैवी और ज़्यादा जो वर्क पीस का लार्ज साइज़ के वर्क पीस की भी मशीनिंग कर पाएंगे। तो ये तो बात हुई हाइड्रोलिक ड्राइव की। बाकी रेस्ट ऑफ चीज़ हम जो मैकेनिज्म है वो ऑलरेडी हम लोग ने जैसे प्लेनर में किया था एज इट इज सेम वही मैकेनिज्म रहता है इस केस में। अब जो फोर्थ जो हमारा जो मैकेनिज्म है वो है हमारा जो क्रैंक ड्राइव भी ऑलरेडी सिमिलरली हम लोगों ने जैसे शेपर में यूज़ किया था सिमिलरली वही रहेगा। बस फ़र्क क्या रहेगा, वर्कपीस की साइज़ लार्ज होने की वजह से प्लेनर के केस में क्या रहेगा, वो मैकेनिज्म ज़्यादा कंपैरेटिवली शेपर की तुलना में ये जो हमारा जो क्रैंक ड्राइव का मैकेनिज्म प्लेनर में रहेगा वो बहुत ज़्यादा रॉबस्ट और ज़्यादा रिजिड और ज़्यादा अच्छी डिज़ाइन वाला रहेगा। तो सेम क्रैंक ड्राइव में हमने बात की थी शेपर के दौरान, आपको याद होगा कि उसमें क्रैंक होती है जो एक स्लॉटेड डिस्क होती है, स्लॉटेड डिस्क और जो क्रैंक होता है उसकी वजह से रॉकर आर्म का और स्लॉटेड डिस्क और क्रैंक का जो मैकेनिज्म की वजह से जो रॉकर आर्म फाइनली रॉकर आर्म स्लॉटेड डिस्क और क्रैंक का जो मैकेनिज्म होता है उसकी वजह से क्या होता है, हमें रोटरी मोशन मिलता है और फाइनली वो जाके कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, रैक पे रेसिप्रोकेटिंग मोशन में। यानी कि यहाँ पे जो रोटरी मोशन मिल रहा था हमें फाइनली कहाँ मिलता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिलता है रैम के ऊपर। अब तो वहाँ पे जो हमने क्विक रिटर्न मैकेनिज्म काम में लिया था सिमिलरली सेम वही क्विक रिटर्न मैकेनिज्म हम लोग प्लेनर के केस में काम में लेते हैं, थोड़े से स्मॉल चेंजेस के साथ में। तो फ्रेंड्स ये तो हमारे जो मेन 4 ड्राइविंग मैकेनिज्म की बात की, तो मैं कंक्लूड कर देता हूँ। हमने आज बात की सबसे पहले बेल्ट ड्राइव मैकेनिज्म की टेबल के क्विक रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर हमने दूसरी बात की डायरेक्ट रिवर्सिबल मोटर ड्राइव की, और उसके बाद हमने बात की हाइड्रोलिक ड्राइव की, और फिर हमने बात की क्रैंक ड्राइव की। तो ये जो 4 मैकेनिज्म होते हैं मेनली यूज़ करते हैं, इनमें से क्रैंक ड्राइव तो एब्सोल्यूट हो गया, आजकल काम में नहीं लेते। और मैंने या तो बेल्ट ड्राइव और या फिर जो एडवांस जो प्लेनर्स रहेंगे उनमें ज़्यादातर में या तो आइदर डायरेक्ट रिवर्सिबल मोटर ड्राइव मैकेनिज्म यूज़ करते हैं या फिर आपका हाइड्रोलिक ड्राइव मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको जो प्लेनर के केस में जो ड्राइविंग मैकेनिज्म में डिफरेंट टेबल के क्विक रिटर्न मोशन के लिए वो आपको समझ में आए होंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में।